हेलो दोस्तों। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी करेंगे। जैसे ये लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे छोड़ी थी चीज़ें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसके सॉल्यूशन के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं एंड उस मैट्रिक्स का नेचर चेक करते हैं, उस मैट्रिक्स का नेचर ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट्स है उन कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का और ये इक्वल्स टू ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। अब क्योंकि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट है वो हमारा मतलब x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोएफिशिएंट है, इसलिए मैंने इसको a1 नाम दिया है। ये x2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है तो इसको मैंने a2 नाम दिया है। ऐसे करके मैंने इसकी नेमिंग की है। तो ऐसे हमारे पास m इक्वेशंस हैं। कितनी है? m इक्वेशन। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि 1 2 हमारे पास m इक्वेशंस हैं एंड हमें इन m इक्वेशंस की m लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का नेचर फाइंड करना है। तो देखो क्योंकि ये जो इसकी डायमेंशन है ना कि लाइक ये इक्वेशंस इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो इसको ऐसे सीधा जैसे हम नॉर्मली फाइंड करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, वैसे फाइंड करना इज नॉट इजी। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन केस ऑफ कि हम जब ज़्यादा वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स लेके आए हैं कि हम इन कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके उस मैट्रिक्स का नेचर फाइंड करेंगे एंड हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नेचर, सॉल्यूशन का नेचर मिल जाएगा। जैसे हम एक छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट किया जाता है एंड देन हम बड़ी मैट्रिक्स बना करके किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी बड़ी इक्वेशंस, बड़े नंबर ऑफ वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, बट स्टिल आई वांट टू रिप्रेजेंट हियर। देखो सबसे पहली चीज़ कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी। ये देखो A1 A2, सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN एंड वैसे हमारे पास कितनी रोज है? M रोज है। तो ऐसे करके हम m नंबर ऑफ, हमारे पास क्या हुए? m नंबर ऑफ रोज हुई। लाइक m नंबर ऑफ इक्वेशंस है तो m नंबर ऑफ रोज हुई। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस ये m है हमारी नंबर ऑफ रोज, n हमारा क्या है? क्योंकि देखो n है 1 2 अप टू n, तो n हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। तो हमारी m क्रॉस n की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी like this m2 up to mn। एंड सिंस वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? x1 x2 up to xn, देन इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे x1 x2 up to xn। इक्वल्स टू y1 y2 अप टू yn। तो देखो इसका भी ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। इसका भी जैसे हमने अभी सीखा हुआ है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, सॉरी रोज है। कितने नंबर ऑफ रो है? दैट इज n कॉलम कितना है? 1, क्योंकि ये कॉलम वेक्टर है। एंड यहाँ भी n क्रॉस, सॉरी m आएगा यहाँ। यहाँ कितने रोज हैं? m
क्रॉस 1। तो यहाँ देखो वो चीज़ वेरीफाई हो रही है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स होते हैं वो मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। मतलब ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल तभी होती है जब इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो दूसरी मैट्रिक्स के। तो ये कंपैटिबल है, ये दिख रहा है। एंड जो बाकी बची है उस ऑर्डर की इक्वल में मैट्रिक्स आ जाती है, दैट इज n क्रॉस 1। तो वेरिफिकेशन हो गया। ये जस्ट मतलब चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए कि हमने जो किया वो जो अब तक हमने सीखा है उससे रिलेट हो रहा है क्या। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसी को कम इक्वेशंस के साथ समझते हैं। ठीक है, चलो इसको नेम दे देते हैं। लेट इट बी, ये तो क्योंकि कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनी है तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। लेट इट बी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, नाम क्या दे रहे हैं हम, ए। इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, एंड इसमें वेरिएबल एक्स है तो इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स एक्स, एंड इसको कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। तो अगर हम इसकी टर्म्स में लिखें जो हमने इसको नाम दिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए इन मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स नॉन होती है, ये मैट्रिक्स भी नॉन होती है, और हमें चाहिए क्या होता है कि ये x क्या होगा। कहने का मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। कहने का मतलब हमें x मैट्रिक्स चाहिए। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना इज सेम एज सेइंग मैट्रिक्स x को फाइंड करना। एंड x को फाइंड करना मतलब कि फाइंडिंग द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस जो हमने लिखी हैं उनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या होगा। लाइक जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ कि जैसे ये इक्वेशंस हैं इसमें x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है सच दैट ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। मतलब ये इसके इक्वल कुछ दिया होगा, ये इसके इक्वल कुछ दिया होगा, एंड x की x1 x2 xn अप टू xn की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब कि हम जो फाइंड करेंगे सॉल्यूशन वो अगर हम x1 x2 अप टू xn इनमें पुट करते हैं तो हमें एग्जैक्टली ये मिलते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को वो वैल्यूज सेटिस्फाई करें, देन दैट वैल्यू इज सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो x1 x2 x3 अप टू xn की वैल्यूज जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली अगर समझें तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि ये इक्वेशंस आपस में किस तरह का नेचर शो कर रही है। लाइक ये इक्वेशन है, मानो लीनियर इक्वेशन है तो ये कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफिकली अगर देखें हम तो ये भी कोई लीनियर इक्वेशन है तो ये भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसे करके सारी कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन्स होंगी। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर फाइंड करने का मतलब है कि ये इक्वेशंस आपस में कैसा नेचर शो कर रही है। कहने का मतलब कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है या आपस में पैरेलल है या फिर आपस में या फिर एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है। तो पॉसिबिलिटी तो ये तीन ही बनती है कि या तो यूनिक मतलब या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें कि लाइक कोई लाइन है, ये एक लाइन है ग्राफ में ग्राफिकली और एक ये लाइन है। तो मान लो एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है,
तो ये आपस में क्या कर रही है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। वैसे ही जैसे मान लो कोई ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। एंड वैसे ही इसी के ऊपर एक और लाइन है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है। तो इसी तरह से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। इस वाली इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, एंड इस वाली इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी। तो ऐसे करके सभी इक्वेशंस जो हैं वो एक्चुअली ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपस में कैसा नेचर शो कर रही है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इन कोएफिशिएंट्स और इन कांस्टेंट की वैल्यूज के थ्रू। कहने का मतलब इनसे मैट्रिक्स फॉर्म करके। तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उसको हम बोलते हैं कि ये दीज टू लाइंस आर गिविंग यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू जहां दोनों इक्वेशंस जो है दोनों लाइंस सेम वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो एक यही पॉइंट है ना जहां दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहने का मतलब दोनों लाइंस सेम ही कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वही तो सॉल्यूशन होता है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ एक यूनिक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। वैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इन दोनों लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, चाहे उसकी लेंथ कहीं भी ले जाओ। तो सिंस ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा नेचर होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो इंटरसेक्ट, जहां ये दोनों सेटिस्फाई करें, जहां ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करें। वैसे ही एक ये लाइन है एंड इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, दैट मीन्स वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इन दोनों लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कितने ही ले लो। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसलिए इन दोनों स्ट्रेट लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस होंगी, दे आर सेड टू बी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब प्रैक्टिकली समझे हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से Ax इक्वल्स टू बी, क्योंकि हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम नेचर ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो हम ये फाइंड करेंगे कि Ax इक्वल्स टू बी इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, कहने का मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन का नेचर क्या है। तो इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब ऑन सॉल्विंग दिस we will have two category, मतलब nature of solution corresponding to equation Ax equals to b। तो पहला क्या बनता है, पहला है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एंड दूसरा केस है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन तो होगा एटलीस्ट, एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। अब हमने अभी बात की थी कि 3 पॉसिबल वेज थे ना कि सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन क्या मिलेगा।
क्या 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 पॉसिबल केस थे? पहला था इंटरसेक्ट, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा था पैरेलल लाइन वाला, मतलब नो सॉल्यूशन। और तीसरा था एक ही लाइन पे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब हमें टोटल 3 ही पॉसिबल केस थे। तो इन तीनों को भी हमने उससे पहले भी एक कैटेगरी बना ली कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। तो यूनिक और इनफाइनाइट का मतलब ये दे रहा है, एंड नो सॉल्यूशन का मतलब नहीं दे रहा सॉल्यूशन। तो इसलिए एक्स इक्वल्स टू बी के कॉरेस्पॉन्डिंग या तो सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो नो सॉल्यूशन हो गया। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब, इसको भी हम फिर फर्दर कैटेगराइज करेंगे यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, कहने का मतलब हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, पर कैसा मिल रहा है उसकी कैटेगरी डिवाइड करेंगे। तो एक तो पॉसिबल केस है यूनिक सॉल्यूशन, एंड दूसरा पॉसिबल केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आ गए इसके अंदर तीनों चीजें, नो सॉल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे करके हम इसको कैटेगराइज करते हैं ताकि पढ़ना आसान हो। एंड फिर देन हम अगेन एक एक करके पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किस तरह से, मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी कि ये यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है, और मैट्रिक्स कैसी होगी कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है, और मैट्रिक्स कैसी होगी कि ये नो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हम एक एक 1 बाय 1 अभी स्टडी करेंगे। अब देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक नाम इंट्रोड्यूस किया था, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कहने का मतलब इसी का एक स्पेशल केस आ जाता है कि कहने का मतलब Ax इक्वल्स टू बी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। और अगर Ax इक्वल्स टू बी में स्पेशल केसेस, स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल केस, in Ax equals to b, if matrix B is equal 0 matrix, then Ax equals to 0, which implies this system is said to be बोलो homogeneous system of linear equation, homogeneous system of linear equations, ठीक है। and if B is not a 0 matrix, then simply Ax equals to B. This implies system is said to be non-homogeneous system of linear equation. Linear equations. अब अगर यहाँ पे Ax इक्वल्स टू 0 होता है ना, अगर B मैट्रिक्स 0 होती है, मतलब Ax इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर Ax इक्वल्स टू 0 है ना, तो कहने का मतलब कि सारी इक्वेशंस जो हैं, जो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, ग्राफिकली वो ओरिजिन के थ्रू पास आउट हो रही है। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि Ax इक्वल्स टू 0 है ना, सोच के देखो सारी की सारी लाइंस में कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और वो कांस्टेंट टर्म ही तो वो एक इंटरसेप्ट होता है ना, जो हमारे ग्राफ के अंदर, लाइक लेट मी डिफाइन इट,
जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब Ax इक्वल्स टू 0 है, मतलब मैट्रिक्स B जो है वो 0 है। मैट्रिक्स B 0 होने का क्या मतलब है कि ये टर्म्स 0 है, ये टर्म्स 0 है, कहने का मतलब सिर्फ वेरिएबल्स है, कांस्टेंट टर्म 0 है। कांस्टेंट टर्म 0 है तो कांस्टेंट कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x मतलब ये जो टर्म्स होती हैं, तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या क्या डिफाइन करती है, वो कांस्टेंट टर्म ये डिफाइन करती है कि हम एक्स एक्सिस पे हम कौन सी जगह पे है, वाई एक्सिस में हम कौन सी जगह पे है। लाइक वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये जो सी जो है वो इंटरसेप्ट होता है, तो वाई के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो सी रिप्रेजेंट करता है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स अगर है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो एम एक्स की x की कुछ ना कुछ स्लोप होगी एंड वो इस y एक्सिस पे 0 पे प्रेजेंट होगा। c का मतलब वो c पे प्रेजेंट होगा, तो वो c जो होगा, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये वो c की वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो लाइन स्ट्रेट लाइन है, वो एक्सिस पे कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 है ना, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो बट वाई एक्सिस पे वो ओरिजिन पे प्रेजेंट है। वैसे अगर x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी अगर हम लिखें, तो एक्स एक्सिस पे वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे वो कहाँ प्रेजेंट है, ये c डिसाइड करेगा। तो वो c, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही हमारे पास 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही हमारे पास 0 है, तो फिर वो मतलब x इंटरसेप्ट देखो या y इंटरसेप्ट देखो, पर वो 0 ही इंटरसेप्ट हमारा 0 ही आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है ना वो रीजन से पास हो रही है। तो कहने का मतलब अगर कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो 0 से पास आउट हो रही है। तो कहने का मतलब अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो होमोजीनस है, तो हमारी सारी स्ट्रेट लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब हमारे पास दो केस थे, देखो दो केस थे हमारे पास कि सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो केस थे, एक इक्वल्स टू 0 के केस में एक था यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सोच के देखो, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो ओरिजिन से पास आउट हो रही हैं एंड उसका सॉल्यूशन यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक ही सॉल्यूशन है, तो वो एक सॉल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन, ऑब्वियसली ओरिजिन। देखो अभी मैंने कहा कि अगर x इक्वल्स टू 0 है तो हम यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्यों कहा, क्योंकि x इक्वल्स टू अगर 0 है ना एंड सॉल्यूशन यूनिक है तो 0 सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, तो 0 सॉल्यूशन होना तो ऑब्वियस है, और जो ऑब्वियस है जो हर केस में आता है, लाइक कहने का मतलब ए मैट्रिक्स है वो कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो आज ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं। देखो हमारे पास है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स a एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे पॉसिबिलिटी क्या है कि ax इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 है या फिर x इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर वेक्टर x है वो 0 है, ठीक है। दो पॉसिबल केस हैं। अब केस 1 क्या बनता है कि मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो 0 है, तो x भी चलो मान लो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ax को 0 होने के लिए फॉर ax टू b इज इक्वल्स टू 0 x को 0 होना पड़ेगा,
x को तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a हैव नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ax इक्वल्स टू 0 होने के लिए हमारे x को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, केस नंबर सेकंड, कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 है, तो x हमारा 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो गया तो ये इज इक्वल्स टू 0 आ ही जाएगा। अगर x 0 है तो भी आ ही जाएगा एंड x 0 नहीं है तो भी आ ही जाएगा। मतलब फॉर ax टू बी इज इक्वल्स टू 0 x कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब 0 भी हो सकता है एंड 0 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर ax इक्वल्स टू 0 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन वुड बी जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन दिख ही रहा है कि अगर ax इक्वल्स टू 0 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, then solution corresponding to ax equals to 0 would be zero solution। दिख रहा है, ये देखो होना ज़रूरी है क्योंकि ax equals to 0 मान रहे हैं हम, would be zero solution। ठीक है, एंड दूसरा केस, दूसरा केस है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 है, देन सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ax इक्वल्स टू 0 वुड बी एनी रियल नंबर, वुड बी एनी रियल नंबर। तो मतलब इस केस में जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो है यूनिक सॉल्यूशन, एंड इस केस में जो मिल रहा है वो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, ये देखो कि ये सिर्फ ax इक्वल्स टू 0 के केस की बात है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 होता है तभी हमारा x इक्वल्स टू 0 है वो यूनिक सॉल्यूशन आता है, अदरवाइज नहीं आता। अब ट्रिवियल का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना, ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस सॉल्यूशन, कि कंडीशन चाहे कैसी भी हो ये तो हमेशा ही सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो यहाँ क्या है ना, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहे 0 हो, चाहे 0 ना हो, चाहे 0 हो, फिर भी x इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज द सॉल्यूशन। मतलब x इक्वल्स टू 0 जो है वो हमेशा एक एज अ सॉल्यूशन हमारे आ रहा है, चाहे वो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 हो या डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 हो। तो x इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। 0 इज गेटिंग आउट टू बी always a solution to equation ax equals to 0। इसलिए x equals to 0 जो है उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, कि इट इज ऑब्वियस सॉल्यूशन टू ax equals to 0। ax equals to 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग x equals to 0 इज ऑब्वियस सॉल्यूशन, सो दैट्स वाई यहाँ x equals to 0 इज सेड टू बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब सिंस इस केस के अंदर यूनिक सॉल्यूशन हमारा जीरो सॉल्यूशन है, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन को हम इन केस ऑफ ax इक्वल्स टू 0, यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ax इक्वल्स टू 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। नॉन ट्रिवियल क्यों, क्योंकि यहाँ x इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल केस, बट
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब 0 तो आ सकता है बट 0 के अलावा और भी आ सकता है, तो इसलिए ट्रिवियल नहीं मिल रहा ना सोल्यूशन। x इक्वल्स टू 0 इज नॉट ऑलवेज ए सोल्यूशन, बाकी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसलिए जब हम इसको करते हैं ना, लाइक x इक्वल्स टू 0 को ब्रेक करते हैं, का पार्टीशन करते हैं, तो हमको पता है कि नो सॉल्यूशन तो कभी मिल ही नहीं सकता, तो हमें पता है कि या तो मिलता है यूनिक सॉल्यूशन या मिलता है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसीलिए इस यूनिक सॉल्यूशन को ही हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। लाइक x इक्वल्स टू 0 के केस में हमारी दो पार्टीशन होते हैं, एक में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है एंड दूसरे में हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इट इज ओनली फॉर द केस ax इक्वल्स टू 0, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट इज ओनली फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके देन, आई होप समझ आ गया। इसलिए देखो, डिटर्मिनेंट निकाल के अगर हम पहचानना चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो, so for unique solution matrix must be invertible matrix and for infinitely many solution matrix must be not invertible matrix। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब बोला है कि ax इक्वल्स टू 0 है, हमारा ax इक्वल्स टू 0 है, कहने का मतलब सारी इक्वेशंस 0 से पास हो रही है, ये बात हमने अभी समझी। तो मान लो कोई भी इक्वेशंस हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनको 0 से पास करवा दो। अब एक तो बोला है कि x इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमारे पास ऐसे इक्वेशंस हो गई। अब बोल रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब कि सारी इक्वेशंस क्या है, अलग अलग स्लोप के साथ है, अलग अलग स्लोप के साथ है, क्योंकि अलग अलग स्लोप होगी तभी तो एक दूसरे पे के ऊपर नहीं होगी। देखो अगर ये एक और लाइन इसी के ऊपर आ गई तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा ना, फिर ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन है। मतलब इसी लाइन पे सारी लाइंस अगर इसी लाइन पे लाई कर रही हैं तो ये सारे पॉइंट्स फिर हो जाएंगे ना, सॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो अगर ये सारी लाइंस जो है वो सेम स्लोप की नहीं है, सबकी स्लोप अलग अलग है, तभी हम बोलेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं। वो यूनिक सॉल्यूशन तभी देंगी जब सारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सारी इक्वेशंस की स्लोप अलग होगी। तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 0 तो एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, बट सिंस बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो x इक्वल्स टू 0 ही वो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है यूनिक सॉल्यूशन को। ओनली इन केस ऑफ ax इक्वल्स टू 0। देखो अगर ax इक्वल्स टू b दिया है ना, तो हम यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, बट ax इक्वल्स टू अगर 0 दिया है तभी हम यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ax इक्वल्स टू b के केस में यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास 0 सॉल्यूशन नहीं आता, बट ax इक्वल्स टू 0 के केस में यूनिक सॉल्यूशन हमेशा 0 सॉल्यूशन ही आता है, फिर मैट्रिक्स A चाहे कुछ भी हो हमारे पास। अगर हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 0 है, तो जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना वो हमेशा 0 सॉल्यूशन ही आएगा। मतलब जो लाइंस
इंटरसेक्ट करेंगी वो जीरो पर ही करेंगी, क्योंकि हमारी कांस्टेंट टर्म जीरो है इक्वेशंस की। सिंपल। वैसे अगर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन आ गया, कहने का मतलब एक ही लाइन पे सारी लाइंस लाई कर रही हैं, तो मतलब सोच के देखो कि एक्स इक्वल्स टू जीरो का केस जो होता है ना, उसमें नो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता है ना। कुछ पढ़ा होगा तुमने, देखा होगा कि एक्स इक्वल्स टू बी, मतलब होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कि एक तो होता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा एंड एक होता है कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। बट नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उसमें क्या होता है, उसमें तीनों पॉसिबल है। नो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। तो कभी सोचा कि होमोजेनस में नो सॉल्यूशन क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि होमोजेनस सिस्टम में सारी लाइन जीरो से पास हो रही है, तो जीरो तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, तो नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी आती नहीं है होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो जीरो तो एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वही जीरो ही सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड अगर जीरो सॉल्यूशन नहीं है, उसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका क्या केस हो सकता है? देखो, अब ये कहीं और से तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती जो एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। जो मिलेगा वो जीरो पे ही मतलब जो मिलेगा वो सारी इक्वेशन जीरो से ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक और इक्वेशन इसके ऊपर आएगी तभी हमें जीरो के अलावा कोई और सॉल्यूशन मिल पाएगा, और इसके ऊपर आएगी तब हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तभी तो कहते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ईदर वी कैन हैव यूनिक सॉल्यूशन और वी कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बट कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलते होते। या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि है जीरो सॉल्यूशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रही हूं मैं, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जीरो सॉल्यूशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी जीरो एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जीरो से पास आउट हो रहा है ना, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे और जीरो भी मिलेगा ना। तो ये दो केस होते हैं होमोजेनस के लिए, फॉर होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखो, यहीं पे कर लेते हैं। अब क्योंकि उनमें उनमें कांस्टेंट टर्म होती है ना, कहीं पे वन होता है, कहीं पे टू होता है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन कहीं कहीं भी हो सकती है। वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकती है, ऐसे ऐसे ओरिजिन से भी हो सकती है, कोई कोई पैरेलल भी हो सकती है, कोई कैसे कहीं से भी कैसे भी इक्वेशंस हो सकती है, क्योंकि इक्वल्स में जीरो नहीं है। तो इसमें अब सारी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि इंटरसेक्ट भी कर सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, एंड एक के ऊपर एक भी हो सकती है। इसलिए हमारी तीनों पॉसिबिलिटी आ जाती है। इसलिए एक्स इक्वल्स टू बी वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटी आ जाती है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या थी? यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन है बट ये जीरो सॉल्यूशन नहीं है, कहीं भी हो सकता है ना। ये तो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जीरो पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन को मैंने जीरो सॉल्यूशन नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जीरो यूनिक सॉल्यूशन को जीरो सॉल्यूशन में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है वो जीरो सॉल्यूशन ही होगा। सो यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये इसके लिए नो सॉल्यूशन।
अब ये तो देखो हमने ग्राफिकली देख लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है एंड ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसी के ऊपर है। बट हम तो वैसे थियोरेटिकली सॉल्व करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन या फिर एक्स वाई की वैल्यूज निकाल करके हमें पता चलता है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, या फिर हमें मैथमेटिकली हमें इक्वेशंस दी होती है ना कि ऐसे ग्राफ दिए होते हैं, ना कि ऐसे स्ट्रेट लाइंस दी होती है। ऐसे दिया होता तो हम सीधे देख लेते, ये तो फिर बिल्कुल ही ईजी सा काम हो गया। तो हमें वो इक्वेशंस दी होती है, उन इक्वेशंस को देख करके हमें नेचर बताना होता है। अब वो इक्वेशंस अगर प्लॉट की होती तो हम इजीली बता ही देते, बट उन इक्वेशंस को देख करके उनके कोएफिशिएंट्स का आपस में नेचर देख करके हमें पता लगाना होता है। तो चलो हम उन इक्वेशंस के थ्रू स्टडी करते हैं और फिर उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एंड उस मैट्रिक्स को हम देखेंगे कि उस मैट्रिक्स का हम यूनिक सॉल्यूशन कैसे, मैट्रिक्स से हम यूनिक सॉल्यूशन कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कंक्लूड कर रहे हैं। एक छोटी मैट्रिक्स लेकर के हम समझेंगे, कहने का मतलब छोटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके समझेंगे ताकि हमारे लिए समझना इजी हो। जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट था हमारा, ये वाई कोऑर्डिनेट था, ये स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन में हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, एंड वैसे हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी x प्लस, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन दे रही है हमें दिख रहा है। तो ये चीज़ हम एक बार थ्योरेटिकली करते हैं। चलो पहला सेट ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए तो सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया, y को पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 में, तो हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1। तो कहने का मतलब हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट की एग्जैक्टली एक वैल्यू मिल गई, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिल गया हमें, -1 एंड 2, -1, 2, मतलब एक्स और वाई की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, एंड एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसलिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो देखने से ही दिख रहा है देखो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 भी है एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 भी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ना, कि अगर x प्लस वाई को ऐड करोगे तो या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, दोनों तो किसी भी x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों अलग अलग नहीं आ सकते। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है कि इट इज़ नो सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस सिस्टम को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ऐसे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसी कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू दे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू -1 आया था एंड y इक्वल्स टू 2 आया था, तो -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए, तो यहाँ सेटिस्फाई कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए हम कहेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हेंस इट इज नो सोल्यूशन। वैसे ही थर्ड हम सिस्टम लेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2।
अब ये क्योंकि इसी का स्केलर मल्टीपल है, लाइक इसी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। कहने का मतलब कि वो लाइन उसी लाइन के ऊपर लाई कर रही है, यानी कि ये दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और एक ही लाइन पे है दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हर पॉइंट पे वो दोनों एक कॉमन सॉल्यूशन दे रही है कि लाइक दोनों इक्वेशंस को सेम ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कहने का मतलब तुम कोई भी वैल्यू ले लो एक्स की एंड देन वाई की वैल्यू निकालो, तो वो जो वैल्यूज निकलेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। या फिर इस इक्वेशन में कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो एंड वाई की वैल्यू निकालो एंड देन इसमें वाई की वैल्यू पुट करो, तो वही एक्स वाई मिलेंगे तुम्हें। तो कहने का मतलब कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब करके बताती हूँ तो सेटिस्फाई करेगा कैसे, देखो x सपोज इफ x इज इक्वल्स टू 0 मान लिया, तो x प्लस वाई के अकॉर्डिंग y क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, y 1 आएगा, तो ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है। एंड वैसे ही इस इक्वेशन में मतलब बहुत ही सिंपल है, ये सेम ही आएगा, सीधे दिख रहा है। अब इफ यहाँ कुछ पुट करके देख लो, इफ x इक्वल्स टू 0 मान लो यहाँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 देन 2y इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1। तो हमने इस इक्वेशन में भी 0x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू 1 मिल गया, जो कि इसमें भी वही मिल रहा था। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अब ये तो हमने बिल्कुल सिंपल इक्वेशन में ये चीज़ करके देखी है, तो यहाँ तो इतनी बात ही नहीं है। ऐसी इक्वेशंस होती तो फिर मैट्रिक्स आती नहीं, बट ऐसी इक्वेशन हमेशा नहीं होती ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को भी सॉल्व करना होता है हमें आगे जा करके। तो तब क्या है ना, तब प्रॉब्लम आती है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करने में। सो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स निकाली कि हम इस इक्वेशन को फिर क्या लिखेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। क्योंकि देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो नॉन होमोजेनस है, तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। लाइक एक्स वाई को 1 1 2 1, देखो 1 1 2 1 एंड 1 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 1 1 1 2 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 2 2 1 2। ये देखो, अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व ना करके हम इन मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। इन मैट्रिसेस को कुछ मतलब करेंगे आगे, जैसे मैं बताऊंगी कैसे करते होते हैं। तो इनके साथ वर्क करेंगे हम इंस्टेड ऑफ दीज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड इसमें हम कुछ नेचर चेक करेंगे, उसके बेसिस पे हर एक किसी को अलॉट किया गया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नेचर होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक आएगा। एंड इस मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नेचर शो होगा तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आएगा। तो फिर हम इसको देख करके बताएंगे, इसके साथ वर्क करेंगे। अब देखो ना कि हमें एक तो होता है कि हमें सिर्फ नेचर चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नो सॉल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। एक होता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो वो यूनिक सॉल्यूशन निकालो कि वो यूनिक सॉल्यूशन क्या आ रहा है। जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा -1, 2 आ रहा था, तो ये कोऑर्डिनेट निकालना होता है। और एक होता है सीधा ये बताना होता है कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इतना काफ़ी है।
एंड नो सॉल्यूशन में तो ठीक है, कुछ निकालने की नीड ही नहीं है, बस इतना ही चेक करना होता है, नेचर ही चेक करना होता है कि नो सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करना तो फिर निकालना क्या है। और वैसे ही इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में भी यही हो जाएगा कि नेचर चेक ही करना है, बस ये एक ही है जहाँ निकालना होता है। जहाँ यूनिक सॉल्यूशन आए तो हमें निकालना भी है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं नेचर चेक करने के। टू चेक नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फ्रॉम मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस को देख करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर के सॉल्यूशन का नेचर चेक कर रहे हैं। तो ये तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये है नॉन होमोजेनियस था, तभी तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है ना। अगर हमारा ये होमोजेनियस सिस्टम होता ना तो फिर हम ये इतनी मैट्रिक्स बनाते, फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बनाते, यानी कि 0 0 लिखने की नीड नहीं होती। फिर हम इसके सिर्फ इस मैट्रिक्स के नेचर से हम चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं नॉन होमोजेनियस का बता रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ, एंड बाद में हम होमोजेनियस का भी देखेंगे। पहला मेथड क्या है, मेथड 1, वे 1। एक तो तरीका है जिससे सिर्फ नेचर चेक कर सकते हैं, वे 1। एक होता है वे 2, जिसमें हम एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन निकाल भी सकते हैं। तो वे 1 तो होता है रैंक को यूज करके, मैट्रिक्स की रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करके। अगर मैट्रिक्स जो है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है, फुल रैंक मैट्रिक्स जो होती है वो ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन देती है, ठीक है। मतलब कोई 2x2 की मैट्रिक्स है एंड वो फुल रैंक मैट्रिक्स है, मतलब उस मैट्रिक्स की रैंक है वो 2 है, तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये तो हो गया कि लाइक सिंपल इस मैट्रिक्स के लिए, लाइक होमोजेनस के लिए। बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, फुल रैंक का क्या मतलब है यहाँ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वही पूरी इस मैट्रिक्स की रैंक है। कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। देखेंगे हम आगे कैसे होती है। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। दूसरा है कि फुल रैंक नहीं है। अब फुल रैंक नहीं है, नॉट फुल रैंक, तो इसमें दो केस अराइज होते हैं कि जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है या फिर 3x3 की मान लो, तो उसमें रैंक अगर कम है तो एक तो होता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, एक होता है इस मैट्रिक्स की रैंक। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 है, जैसे मान लो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 है एंड जो अंदर वाली मैट्रिक्स है उसकी रैंक उससे भी कम है, तो मतलब दोनों में इनइक्वालिटी आ गई। लाइक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स की रैंक अलग अलग आ रही है, देन हमारा क्या होगा, मतलब नॉट फुल रैंक में दो केस आ गए कि एक तो हो गया रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये इसके ऑर्डर के इक्वल होगी ना, ऑर्डर के इक्वल, तभी तो फुल रैंक है। रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये भी रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। सॉरी, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, बट रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, एंड रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो एन की इक्वल तो कैसे ही होगी। तो एक तो ये केस है जहां तीनों इक्वल है, और बाकी है कि फुल रैंक नहीं है।
फुल रैंक नहीं है मतलब n के इक्वल नहीं है। तो फुल रैंक नहीं होने में दो केस आ गए कि फुल रैंक नहीं है पर एटलीस्ट इन दोनों की रैंक तो इक्वल है ना, कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए की रैंक इक्वल है। बट ये एक और केस आ गया जिसमें रैंक के इक्वल तो नहीं है बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स खुद इन दोनों की रैंक भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एंड इसमें जहाँ एटलीस्ट ये दोनों तो इक्वल है तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब इन मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। देखो रैंक, चलो पहले ये भी बता देती हूँ। वे टू में हम क्या करते हैं कि पहले इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, कि मतलब मैट्रिक्स जो है उसको इक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद हम कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक इक्लॉन फॉर्म में चेंज करके एंड देन हम उसको वापस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ले जाएंगे एंड फिर उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विच इज़ ईजियर टू वर्क विद। लाइक पहले हम इक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं फिर बात करते हैं। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, इसको इक्लॉन फॉर्म में चेंज करो, इसको 2 से 2 - 1, इस पे रो रिडक्शन लगाओ एंड इससे हमें क्या मिलेगी मैट्रिक्स 2 - 2 1 1 1। इसको फर्दर अगर करेंगे 1 - 1 0 1। अब एक इक्लॉन फॉर्म में चेंज होगी, लाइक ये 0 हो गया या फिर ये मान लो ये 0 हो गया। तो अब इसका कोई चांस नहीं है, लाइक फर्दर इसको रिड्यूस करो कुछ भी। यहाँ पे इसकी रैंक क्या है हमारी 2 है और इस मैट्रिक्स की रैंक भी क्या है 2 है। तो दोनों की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए दोनों की रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है। और ये 2 क्या है, 2 हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। एंड इसमें देखो, इसमें रो रिडक्शन करो 1 - 1 0 0 1 2 - 1 1, मतलब इसमें से इसको रिड्यूस किया है। देन इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए इज गेटिंग 1, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गेटिंग 2। तो दोनों अनइक्वल है। सो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर तो फिर हो ही जाएगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो उसकी इक्वल तो कैसे ही आएगी। सो क्या हो गया फिर, नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमने अभी क्या बताया था, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नो सॉल्यूशन। आ गया। वैसे ही ये इसमें करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, क्या मिलेगा 1 1 1 0 0 0। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है 1, मैट्रिक्स ए की रैंक क्या है 1। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 2 क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। Hence, it will have
इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि क्या बताया था अभी, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए है, बट इससे कम है, यानी कि 2 से कम है, दैट इज 1 आ रही है हमारे यहाँ, 2 से कम है, बट ये दोनों आपस में इक्वल है, हैंस इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसे होता है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके समझाया है ताकि समझ आ जाए बस, इसलिए। बाकी यही हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी ले सकते थे, जैसे 3 इक्वेशन ले लेते एंड इन 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल ले लेते, लाइक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, ऐसे करके, मतलब z कोऑर्डिनेट भी ले लेते हम, एंड फिर हमारी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की बन जाती, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बन जाती। अब नेक्स्ट देखो कि मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशन निकालना हो, कि इससे तो देखो हमें पता चल गया कि ये इससे पता चल गया कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, बट ये तो अभी हमें नहीं पता ना कि एक्स वाई की क्या वैल्यू आएगी, और निकालनी सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में होती है, क्योंकि नो सॉल्यूशन में तो होती एग्जिस्ट ही नहीं करते कोऑर्डिनेट्स, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, एंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो हमें निकालनी कौन सी है, यही निकालनी होती है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाली। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, वे टू क्या था, ये स्पेसिफिकली फॉर यूनिक सॉल्यूशन ही है, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कोई मैट्रिक्स थी हमारी, मतलब ये वाला सिस्टम था हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब 1 1 2 1, देखो 1 1 2 1 एंड यहाँ 1 0, x 5 1 0, यही था। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, ये हमारी बन गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस पे रो रिडक्शन लगाओ, लाइक इसको हमने रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज किया तो रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर लो, तो हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, आफ्टर रो रिडक्शंस हमें क्या मिल गया, 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो कि लाइक जैसे यहाँ से हमने ये निकाला था, वैसे यहाँ से यहाँ आ जाओ, वैसे यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो क्या आया हमारा 0 1 1 0, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 1। अब इससे हमारे वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 0 इज 0, देन y इज इक्वल्स टू 0, एंड इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 1। अरे तो अलग आ गई, पक्का कोई गड़बड़ किया है, देखो, अच्छा इसको रो रिडक्शन करने में गड़बड़ किया है, देखो 2 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया -1 आना था यहाँ, तो यहाँ -1 आ जाएगा, एंड देन हमने फिर अगेन क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया था, देन 1 -1 0, 1 -0 एंड 1 -2, यहाँ 2 आ जाएगा, देन देखो छोटी सी गड़बड़ हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 एक्स वाई, देखो 0 1 1 0 एक्स वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 -1 2 -1, तो 2 -1, तो ये आ गया ना सेम, y इज इक्वल्स टू 2, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे -1, 2, तो ये रहे -1, 2, यही आ गया इससे सॉल्यूशन। तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने देखो आ तो उससे भी गया, पर इसमें हमने इसको भी सॉल्व करके आ ही रहा था उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, बट कॉम्प्लिकेटेड की बात है कि इससे भी कॉम्प्लिकेटेड अगर होता केस तो उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, लाइक देखो इस मैट्रिक्स के साथ वर्क करना इज मोर ईजियर देन वर्किंग विद दिस,
क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आ गई, मोस्टली टर्म्स ज़ीरो में कन्वर्ट हो गई। एंड हम यही तो चाहते थे, मोस्टली टर्म्स को ज़ीरो में कन्वर्ट करके, और फिर हमको मल्टीप्लिकेशन की मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत फिर रिड्यूस हो गया कि लाइक x इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो गया, तो हमें डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कहने का मतलब इस मैट्रिक्स की रिडक्शन ने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से यूनिक सॉल्यूशन निकालने को। ओके, सो ये था ओवरऑल जो भी पढ़ा है। ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा, बट जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगी ना तो करना यही है, यही करना है। बस वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। और एक मेथड होता है रैंक की जगह हम सीधा डिटर्मिनेंट निकाल लें, लेकिन उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। कि लाइक अगर हम, क्योंकि रैंक फुल रैंक का मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए देन वी कैन कंक्लूड कि मैट्रिक्स है वो फुल रैंक की मैट्रिक्स है एंड हैंस यूनिक सॉल्यूशन। तो ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए है सिर्फ, कि अगर हमें ये देखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उससे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, वो फिर हम स्टक हो जाएंगे। तो हम सिर्फ इतना की पता लगा सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो उस मैट्रिक्स का, लाइक या हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से रैंक निकाल सकते हो मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट निकालो एंड उससे पता चल जाएगी रैंक n है कि नहीं है, एंड फिर इनसे पता चल ही जाएगा कि कौन से वाला सेटिस्फाई हो रहा है, इन तीनों में से कौन से वाला सेटिस्फाई हो रहा है वो देख ही लेंगे अगर हमें रैंक भी पता है तो। एंड दूसरी बात कि यूनिक सॉल्यूशन अगर है, पहले हमें ये पता करना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। एंड यूनिक सॉल्यूशन है मतलब कि रैंक फुल है, एंड रैंक फुल है मतलब ये हम आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अगर रैंक फुल है इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ये एक टाइप से क्या है, देखो ये एक टाइप से क्या है, Ax इक्वल्स टू बी है, Ax इक्वल्स टू बी है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो फुल रैंक की मैट्रिक्स है, तो मतलब A इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी दैट इज x आ गया हमारा, इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B, मतलब x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इसको x इज इक्वल टू A इन्वर्स B से भी निकाल सकते हैं। लाइक A इन्वर्स निकाल लो एंड मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें x का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर उसके लिए पहले हम मेक श्योर होना चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे डेरिवेटिव निकालने से पहले पता होता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन वी फाइंड डेरिवेटिव। ऐसे सीधा डेरिवेटिव निकाल के हम नहीं बोल सकते कि इसका सिंस इसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डिफरेंशिएबल है, नहीं। पहले देखा जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, देन वी प्रोसीड कि हम इसका डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, ऐसा होता है कि लाइक जैसे अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते ना कि वो ये चेक नहीं करते हैं ना कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो वैसे ही होता है कि पहले देखा जाता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तभी हम उसे फाइंड करेंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग A इनवर्स, क्योंकि हमें पता है कि A मैट्रिक्स है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड हेंस इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम A इन्वर्स निकाल सकते हैं तो उसको B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और
इसके मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमें x मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकाल करके उसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करके एंड हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं एंड उसको 1 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 2, मतलब -1 2 ये मिलेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि x है वो इज इक्वल टू -1, 2 है, मतलब कि XY कोऑर्डिनेट जो हमारे हैं वो -1, 2 है। तो ये भी एक तरीका होता है, तरीके बहुत सारे हैं, नहीं बहुत नहीं है, लिमिटेड है, बस कनेक्शन होना चाहिए उनके बीच में, मतलब तुम्हें सब कुछ ऐसे दिखना चाहिए एंड आई एम मेकिंग श्योर कि हो जाएगा ये सब, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर देखना पड़ेगा, रेगुलर वीडियोस देखनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सिर्फ देखने सुनने से नहीं होता, खुद सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। हमेशा एक लेक्चर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद उसको थोड़ा सर्च करो, उस पर थोड़ी सी ऐसे रिसर्च करो कि हमने क्या सीखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उनका आंसर ढूंढो, कुछ ना कुछ ट्राई करो ढूंढने की। देखना तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी। ओ इससे ये ऐसा कनेक्शन है, बताने को मैं सब कुछ बता सकती हूँ कि जैसे मैंने सीखा है अपने वे के अंदर कि ये ऐसा हुआ था एंड देन बाद में मुझे पता चला कि अच्छा इसका इससे कनेक्शन है। बट जो तुम खुद बिल्ड करोगे ना, जो खुद अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है वो हमेशा माइंड में स्टिक रहती है। बट किसी और की बताई हुई चीज़ें सिर्फ उसकी कीमत नहीं है ना, उसकी कीमत तुमने पे नहीं किया, तुमने उससे सिर्फ सुना है। बट जब तुम खुद रिसर्च करके कोई चीज़ फाइंड आउट करते हो तो उसकी तुमने कीमत अदा की है, उस पर तुमने टाइम दिया है, तो वो तुम्हारे हमेशा माइंड में स्टिक रहती है। तो इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा रिसर्च किया करो चीज़ों पे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, ऐसे बताने से सब हो जाता तो फिर टीचर तो अपना बेस्ट देता ही है ना, फिर तो हर किसी का हो जाता। तो कुछ से एफर्ट पुट करो।